अभी तक हम लोगों ने सुना है कि बालक विष्णुगुप्त को उसका दूसरा नाम मगध साम्राज्य के मंत्री कात्यायन द्वारा कौटिल्य मिल चुका था। इसी के साथ कात्यायन ने एक पत्र लिखकर भी विष्णुगुप्त को दिया था, जिस पत्र की वजह से तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए दाखिला लेने वाला था। इसलिए विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य ने मगध से तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर लिया था। समय की रफ्तार के साथ बालक विष्णुगुप्त का सफर भी शुरू हो चुका था। वो काशी देखने वाला था, तभी उसे एक संतों का बड़ा समूह मिल गया। बालक विष्णुगुप्त के अंदर मगध साम्राज्य के गुप्तचरों का डर बैठा हुआ था, इसलिए उसने संतों के साथ ही चलना शुरू कर दिया। बालक, पहले तुम्हें कभी संत समूह में देखा नहीं। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम कौटिल्य है। मैं मगध साम्राज्य से आया हूँ और आगे के अध्ययन के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। गुरुदेव, मुझे संतों का समूह दिखा तो मुझे लगा तक्षशिला का लंबा सफर शिक्षा ग्रहण करते हुए कट जाएगा, इसीलिए मैं इस समूह का हिस्सा बन गया। इस तरह बालक विष्णुगुप्त, जो कि अब कौटिल्य नाम को अपना चुका था, उसका सफर जारी रहेगा। इस बीच कई राज्यों को पार करते हुए कौटिल्य को चलते हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मथुरा पहुंचने के बाद कौटिल्य नए संतों के समूह के साथ जुड़ गया, जो तक्षशिला की तरफ जा रहे थे। कौटिल्य ने भी उनके साथ अपना तक्षशिला का सफर जारी रखा। मथुरा से निकलते हुए कौटिल्य को 1 वर्ष हो चुका था। इसी दौरान उसे तक्षशिला की सीमा नजर आई। तक्षशिला को अपनी आंखों के सामने देखते ही कौटिल्य के चेहरे में मुस्कान आ गई, और वो क्षण भी आ गया जब कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के सामने खड़ा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के सामने कौटिल्य की आंखें नम हो गई, साथ ही उसके शरीर में रक्त संचार भी तेज हो गया। उनके कानों में उनके पिता आचार्य चनक की आवाज गूंज रही थी। पुत्र, तुम्हें एक ऐसा ब्राह्मण बनना है जिसे लोभ का स्पर्श तक न हो, जो अकेला ही अपने पथ पर चलने वाला हो, जिसमें त्याग और बलिदान की भावना हो, जिसमें साहस हो, जो मेधावी भी हो और शूरवीर भी हो, जिसके अंदर शौर्य के समान तेज हो और जल समान शीतलता भी हो। इसके लिए एक दिन तुम्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय जाना होगा। अगर तुम वहां चले गए तो तुम एक मगध साम्राज्य क्या, अनेक साम्राज्यों की रचना कर सकते हो और उन्हें ठोकर भी मार सकते हो। तुम एक दिन राष्ट्र निर्माता बनोगे और उस दिन मेरी यानी आचार्य चनक की तपस्या सफल होगी। अचानक कौटिल्य का ध्यान तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाहर खड़े द्वारपाल के ऊपर गया। उसने शांत मन से द्वारपाल से कहा, प्रणाम, मेरा नाम कौटिल्य है। मैं बहुत दूर मगध साम्राज्य से आया हूँ। मुझे आचार्य पुंडरीकाक्ष से मिलना है। क्या आप मुझे उनके पास ले जाने का कष्ट कर सकते हैं? बालक, वैसे तो आचार्य पुंडरीकाक्ष से मिलना आसान कार्य नहीं है, परंतु आप मगध साम्राज्य से यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आपको उनके कक्ष तक लेकर चलता हूँ। आचार्य, क्या यह आचार्य पुंडरीकाक्ष का कक्ष है? हाँ, मैं ही आचार्य पुंडरीकाक्ष हूँ, पर क्षमा करना, मेरी स्मरण शक्ति में तुम्हारा चेहरा ध्यान नहीं आ रहा है। क्या मैं तुम्हारा शुभ नाम और यहाँ आने का उद्देश्य जान सकता हूँ? आचार्य, मैं धन्य हुआ आपको देखकर। आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करिए, बल्कि इस समय यहाँ अचानक आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आचार्य चणक पुत्र कौटिल्य हूँ। मुझे यहाँ मगध साम्राज्य के मंत्री कात्यायन ने भेजा है। उन्होंने मेरे साथ एक पत्र भी लिखकर भेजा है। इस पत्र में उन्होंने
तक्षशिला विश्वविद्यालय में मेरे दाखिले की बात लिखी है। कृपा करके इस पत्र को पढ़ लीजिए। आचार्य पुंडरीकाक्ष, मगध साम्राज्य के मंत्री कात्यायन का आपको प्रणाम। अपेक्षा करता हूं कि आचार्य चणक का पुत्र कौटिल्य आपके पास मेरा पत्र लेकर पहुंच गया होगा। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आचार्य चणक को मगध महाराज ने छलपूर्वक मृत्यु दंड दे दिया है। उनका पुत्र कौटिल्य असीम बौद्धिक क्षमता का धनी है। ये भविष्य का युग पुरुष बन सकता है। कृपा करिए इसको मार्गदर्शन दीजिए और इसकी क्षमता अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करिए। मगध के भविष्य को आपकी जरूरत है। इस भविष्य निर्माता का ख्याल रखिएगा। इस राष्ट्र निर्माता को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। पुत्र कौटिल्य, तुम्हारे पिता आचार्य चणक को मैं भली भांति जानता था। वो असीम क्षमता के धनी थे। मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारा नाम विष्णुगुप्त रखा गया था और तुम्हारे लिए कई ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि तुम राष्ट्र निर्माता बनोगे। तुम्हारे पिता ने मेरा मार्गदर्शन किया था। उन्होंने मुझे नीति पर चलना सिखाया था। उन्होंने बताया था कि भ्रष्ट शासन कैसे देश को खोखला कर देता है। उन्होंने मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया था। अब उचित समय आ गया है कि मैं इस ज्ञान से तुम्हें अवगत करवाऊं। आज से और अभी से मैं आचार्य पुंडरीकाक्ष तुम्हारा तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं। अग्नि, आकाश, वायु, जल और अपनी संपूर्ण विद्या को साक्षी मानकर तुम्हारे तेज और बौद्धिक क्षमता को देखकर तुम्हें नए नाम से अवतरित करता हूं। आज से और अभी से तक्षशिला के अंदर और बाहर लोग तुम्हें चाणक्य नाम से याद रखेंगे। इतिहास में चाणक्य को 3 नामों से याद किया जाता है: विष्णुगुप्त, कौटिल्य और गुरु चाणक्य। कहा जाता है कि चाणक्य नाम उनको उनकी क्षमता को देखते हुए तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही दिया गया था। उस काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम बहुत बड़ा था, जो सिंधु नदी के किनारे एक नगर के रास्ते पर बसा हुआ था। उस विश्वविद्यालय में दुनिया के सबसे प्रखर विद्वान आचार्य के रूप में विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। तक्षशिला में दाखिला मिलना भी आसान नहीं हुआ करता था। उस विश्वविद्यालय में दूर दूर से राजा महाराजा के बच्चे अध्ययन के लिए आया करते थे। उस दौर में तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी पढ़ाई किया करते थे। इस तरह की तथ्य बताते हैं कि भारतवर्ष हमेशा से ही शिक्षा के मामले में धनी रहा है। विष्णुगुप्त को उसका तीसरा नाम चाणक्य मिल चुका था और समय के साथ चाणक्य नाम धीरे धीरे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हो गया। तक्षशिला में रहकर चाणक्य ने कई विषयों का अध्ययन किया। इसमें से एक विषय की प्रमुखता से चर्चा की जाती है और वो है अर्थशास्त्र। समय चक्र की रफ्तार के साथ चाणक्य की शिक्षा शुरू हो चुकी थी। तक्षशिला में कुछ वर्षों में ही उसने शास्त्रों का अध्ययन न सिर्फ प्रारंभ किया था, बल्कि अपनी प्रतिभा के अनुसार उन पर चिंतन भी करने लगा। एक दिन आचार्य पुंडरीकाक्ष ने बहुत से विद्यार्थियों के सामने कहा, मैं आज सभी विद्यार्थियों में से चाणक्य को बुलाना चाहता हूं। चाणक्य, इधर आइए। प्रणाम गुरुदेव। कोई खास बात? आपने इन सब के बीच मेरा ही स्मरण किया? हम जानने के इच्छुक हैं कि तुम एक वाक्य में राज्य के बारे में क्या कहते हो। सभी विद्यार्थीगण चाणक्य की बात को ध्यान से सुनना। गुरुदेव, राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। उनका नियम शास्त्रों के नियम से ऊपर है। राज्य केवल और केवल न्याय के आधार पर ही चल सकते हैं। मैं जिसे राज्यों का न्याय कह रहा हूं, वही भविष्य का संविधान बनेगा। राजा की इच्छा या ब्राह्मणों के ज्ञान से सरकार या सत्ता नहीं चलेगी। राज्य की सत्ता
केवल संविधान के हिसाब से ही चलेगी। संविधान ही सर्वोपरि है। भारतीय इतिहास में चाणक्य पहले चिंतक थे जिन्होंने कह दिया था कि राज्य अपना खुद का कानून भी बना सकता है। अगर धर्मशास्त्र और संविधान के बीच संघर्ष हो तो संविधान के हिसाब से ही राज्य चलेगा। आज से 2300 साल पहले संविधान जैसे दस्तावेज की कल्पना करना भी काफी बड़ी बात थी। यूनान, मिस्र से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में उस दौर में ऐसे दस्तावेज के ऊपर बहस नहीं हो रही थी। आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला में रहकर अध्ययन किया, फिर वहीं आचार्य भी बन गए। धीरे धीरे उनकी गिनती तक्षशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रभावशाली गुरुजनों में होने लगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि चाणक्य के जीवन का बड़ा हिस्सा तक्षशिला में गुजरा था। इधर चाणक्य तक्षशिला में अर्थशास्त्र का निर्माण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मगध की राजगद्दी में महापद्मानंद के बाद नंद वंश का क्रूर शासक धनानंद बैठ चुका था, जिसकी राक्षस समान हंसी से पता चल सकता था कि वो कितना क्रूर और भयानक शासक है।